हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुष्पा सिरवी। आज अपन जो अपने अजमेर बोर्ड के द्वारा पेपर का न्यू पैटर्न आया है वो अपन देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर का जो पैटर्न है वो दिया गया है और कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन दिए गए, कितने मार्क्स के दिए गए वो भी अपन देखेंगे। यानी बोर्ड ने नया पैटर्न, जो पहले पेपर का पैटर्न था उसको चेंज कर दिया है और नया पैटर्न अपलोड किया है, वो किस प्रकार का है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपन देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन है अपने। सबसे पहले दिया गया अपना कि माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र, यानी जब पेपर आएगा अपने तो कितने आर का होगा वो और उसमें अपन को क्या करना है, ठीक है। यानी टाइम कितना होगा और कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे। सबसे पहले जब पेपर अपन को दिया जाएगा तो उसमें रोल नंबर कैसे अपन को लिखने, फिल करने, ठीक है ना। तो ये सारा पैटर्न अपन देख लेते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले यानी आदर्श प्रश्न पत्रम संस्कृत, ये जो अपनी संस्कृत का पैटर्न पेपर है उसको देखेंगे। टाइम दिया गया आपके 3 आवर 15 मिनट, यानी 3 घंटे और 15 मिनट का अपना पेपर होगा, उसको अपन को देखना है। और निर्देशन क्या क्या दिए गए, उसमें दिया गया परीक्षार्थी यानी परीक्षार्थीभ्यः सामान्य निर्देश, कौन कौन के निर्देश दिए गए, यानी कौन से रूल है जो अपन को ध्यान में रखना है और उस रूल को ध्यान में रखते हुए अपन को पेपर करना है। यानी कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कौन से नियम है जिसको ध्यान में रखते हुए अपन पेपर को करना है। सबसे पहले परीक्षार्थी भी सर्वप्रथम स्व प्रश्न पत्रों प्री नामांकन अनिवार्यता लेके, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न पत्र पर अपने जो नामांकन यानी रोल नंबर जो होते हैं उसको अच्छे से फिल करना है। देन सर्वे प्रश्न अनिवार्य, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, उसको पहले अच्छे से पढ़िए, देन उसके बाद में उसको आपको सॉल्व करना है। फिर है प्रत्येकस्य प्रश्नोत्तरस्य उत्तर पुस्तिकायामेव देयम, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है, यानी रिटर्न वर्क करना है। कोई भी क्वेश्चन चाहे वो फिलअप रूप में हो चाहे वन वर्ड के आंसर के रूप में हो, उसका उत्तर आपको नोटबुक में यानी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको कंप्लीट आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट है प्रत्येकस्य प्रश्न भागस्य उत्तरम क्रमानुसारमेकम अत्र लेखित्यम, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको क्रम के अनुसार, यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार से आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न है और कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्रम वाइज है। सबसे पहले अपन इसका अंकवार देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो अपने पूछे जाएंगे वो कितने कितने अंक के होंगे, ठीक है। सबसे पहले दिया है प्रश्नानाम अंक वाराणि निम्न अनुसार संति, यानी प्रश्नों के अंक यानी मार्क्स जो है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ देखो खंड प्रश्नों की संख्या और उसमें प्रत्येक प्रश्न कितने और कुल अंक कितने हैं, ठीक है। खंड अ यानी ए में क्वेश्चन 1 से 10 तक, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अपने होते हैं 1 से 10, यानी क्वेश्चन फर्स्ट में 1 से लगाकर के 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में 2 से 11 तक 20, यानी कुल 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन जो आएगा 1 मार्क्स का होगा, कुल टोटल 20 मार्क्स। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 10, वो 1 मार्क्स के होंगे। देन उसके बाद में 2 से 11 तक जो भी 10 क्वेश्चन आपके 1 वर्ड के होंगे वो भी आपके 1 मार्क्स का होगा, तो कुल टोटल मार्क्स अपने हो जाएंगे 20। उसके बाद में खंड ब यानी बी में कितने कौन से क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, तो ये कह रहा है 12 से 19 तक क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। और कुल टोटल मार्क्स होंगे अपने 16, यानी क्वेश्चन 12 से 19 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 8 मार्क्स के, और मतलब 8 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के, मतलब 16 मार्क्स के अपन के क्वेश्चन हो गए। देन खंड स यानी सी में 20 से 23 तक 4 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स के होंगे और 4 मार्क्स के 16 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, यानी कुल टोटल अंक जो होंगे वो अपने 16 होंगे, क्वेश्चन होंगे 4। देन उसके बाद में खंड द में डी में 24 से 25 यानी 2 क्वेश्चन होंगे और 5 प्रत्येक
एक अंक का मतलब एक क्वेश्चन का 5 अंक होगा तो कुल टोटल 10, यानी जो गद्यांश अपने आता है उसका पूछा जाएगा, हिंदी अनुवाद उसकी लिखनी होती है, तो वो अपन का 1 क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, तो वो 10 मार्क्स हो गए। देन उसके बाद में यानी 26 के 28 तक, यानी 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपके 6 नंबर का और उस कुल टोटल 3 क्वेश्चन होंगे अपन के 18 मार्क्स के। तो ये अपन का जो था अंक बार, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का आएगा, उसको अपन को कितना अचीव करना है, उसके बारे में अपन ने लिखा है और कैसे अपन को उसको पढ़ना है, यानी जो इजी जो टॉपिक है उसको अपन को अच्छे से कवर करना, सारे को कवर करने टॉपिक को। लेकिन ये जो पैटर्न आया इसके आधार पे अपन इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और जो अपनी तैयारी है उसको अपन अच्छे से और पढ़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अपन उनको उनका आंसर लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं अपन को और उनके जो आंसर है वो अपन को उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी जो अपन को लिखने के लिए नोटबुक मिलेगी उसमें सारे कंप्लीट आंसर लिखने हैं, चाहे वो फिलिप्स का है, चाहे वो गद्यांश का है, चाहे 1 वर्ड का है, कैसे भी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो है आपका दिया है अधोलिखित प्रश्नानाम उचित क्रमानुसार सह उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके जो उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और कंप्लीट लिखना है। जिस प्रकार से जैसे क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ करके आप अच्छे से पढ़िए उसको। देन उसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद में थर्ड 4 और 5 सारे ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसके बाद में 6 7 8 9 और 10, यानी 10 क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उसके आंसर लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन जो सेकंड, यानी आगे वाला नेक्स्ट 3 सेकंड और 3 थर्ड, यानी 2 और 3, यानी सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सारणियाम अंकानाम स्थानीय, यानी कहने का मतलब फिलअप्स रूप में आएगा, वो फिलअप्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। अब कैसे आएगा ये देखिए, टाइम का दे दिया गया है, ठीक है ना, यानी प्रातः और साय लिख दिया, टाइम लिख दिया, ईश्वर वंदना लिख दिए और आपको फिलअप्स फिल करने हैं, ठीक है। ये भी आपके कितने मार्क्स का होगा, 1 और 2 मार्क्स का होगा, यानी क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 और 3 दोनों आपके 1 मार्क्स ही होंगे और आपको फिलअप्स फिल करना, यानी फिल करते हुए ये वापस कंप्लीट आंसर आपको लिखना। ऐसे नहीं कि जो फिलअप में था वर्ड वही लिख दिया, ऐसे नहीं करना। कंप्लीट इस जो ये फिलअप्स है इसको वापस आपको एज इट इज अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 4 5 और 6 3 क्वेश्चन है, इसके जो शुद्ध यानी पुनः शुद्ध कृत्वा स्व उत्तर पुस्तिका, यानी इस क्वेश्चन को, यानी ये जो दिए गए हैं कारक प्रकरण जो अपना आता है उसमें से सेंटेंस जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उस सेंटेंस को अपन को क्या करना है, ये अशुद्ध रूप में पूछ लिए जाते हैं और शुद्ध करके अपन को लिखना होता है विभक्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही 3 सेंटेंस दिए गए हैं जो अपन को शुद्ध करके लिखना है। किसके अकॉर्डिंग, कारक प्रकरण जो अपन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को शुद्ध करके लिखना है, जिस प्रकार से इसमें दिया गया है अशुद्ध रूप में, और आपको उसको शुद्ध रूप में कंप्लीट पूरा सेंटेंस वापस रिटन वर्क में करना है। किसमें करना है, उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। इसके बाद में आपके प्रश्न संख्या 7 और 8, ठीक है, उसमें क्या करना है, वाक्यानाम वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन मतलब होता है कर्मवाच्य, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब इसमें कौन सा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है। और कंप्लीट आंसर अपन को उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये 2 हो गए, तो वो भी 1 मार्क्स के हो गए, तो कुल टोटल 2 मार्क्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 9 से लगा करके 11 तक ये अपन के अव्यय पद जो होते हैं रिक्त स्थान के रूप में पूछ लिए जाते हैं। वो भी अपन को क्या करना होता है, जो रिक्त स्थान पूछी जाती है यानी वर्ड जो पूछा जाता है ओनली वो ही वर्ड आपको लिखना नहीं है, कंप्लीट टोटल जो लाइन सेंटेंस होता है उस वर्ड को भी फिल करते हुए सेंटेंस कंप्लीट लिखना है।
यानी जो अवयव पूछ लिया गया आपको, उस अवयव को भी उस फिलअप्स में फिल करके कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। जैसे कि आपको दिया है गृहीत खली जगह कैसे सुमृत्युना धर्म आचरत। अब इसमें आगे अवयव दे गए तो आपको कंप्लीट ये वापस सेंटेंस यानी अवयव को फिल करते हुए लिखना है। ओनली आपको वन वर्ड आंसर लिख के नहीं छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आंसर जो लिखना है वो कंप्लीट लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 12। अब इसमें ग्रामर के अपने पार्ट्स आ गए हैं। 12 क्वेश्चन में देखो संधि, यानी संधि शब्द भी दे दिया जाएगा तो विच्छेद आप लोगों को करना है, और विच्छेद दे दिया जाएगा तो संधि शब्द अपन को, यानी दोनों टाइप से, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यानी विच्छेद भी दे दिया जाएगा और शब्द पूछ लिया जाएगा, और शब्द दे दिया जाएगा विच्छेद भी पूछ लिया जाएगा। वैसे ही समाज में आएगा, अपन देखेंगे। तो संधि ने अधोलिखित पद यानी संधि कृत है। संधि किस प्रकार से करनी, पहले शब्द दे दिए गए हैं, आपको विच्छेद करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में विच्छेद दिया गया है, शब्द अपन को बनाना है। यानी कहने का मतलब दोनों टाइप से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अब ये भी अपन के कितने कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 यानी 12 और जो 13 है वो अपने संधि के थे, और 14 और 15 है ये दोनों अपन के समास के। समास में भी क्या होता है कि समास का शब्द दे दिया जाएगा और विग्रह आपको करना है, और विग्रह दे दिया जाता है तो शब्द भी आपको बनाना है। यानी कहने का मतलब संधि और समास में दोनों टाइप से क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है और किस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं किया जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये भी आपके कितने कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के हैं, ये भी 1 मार्क्स का है और ये भी 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये देखो इधर प्रतिदिनम दे के शब्द दे दिया है, और इधर आपका समास विग्रह करके लिख दिया है, और शब्द आपको बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों देख दिए गए, और कह रहे हैं कि रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम च लिखत। यानी कारक प्रकरण जो है इसमें तो एक पहले तो जो क्वेश्चन आया था अपन के अशुद्धि संशोधन आया था, यानी अशुद्ध रूप दे दिए जाएंगे, सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, शुद्ध बनाना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। पढ़ने के बाद में उसका आंसर लिखना। अब आंसर क्या लिखना है, ये कह रहा है कि जो कारक प्रकरण अपन का टॉपिक है उसको अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें विभक्ति कौन सी लगी है और क्यों लगी, किस कारण से लगी, वो दोनों बताना है। यानी कहने का मतलब विभक्ति कौन सी लगी है और किस कारण से लगी है, ये अपन को बताना है, ठीक है ना। तो कारक प्रकरण अपन का इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए उसको अपन को अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि रेखांकित जो पद किए हुए हैं उसको आपको उसमें विभक्ति बतानी है और उसका कारण लिखना है कि किस कारण से वो विभक्ति इस क्वेश्चन में आई है, ठीक है। तो ये भी अपन के कारक प्रकरण का टॉपिक हो गया, और कितने मार्क्स का है, जैसे 4 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 16 और 17, तो इसमें 4 है तो 4 मार्क्स का ये अपना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोष्टक प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पदम निर्माय वाक्य पूरी, यानी ये फिलअप्स रूप में दिया गया है प्रत्यय के साथ में, ठीक है ना। कहने का मतलब है प्रत्यय अपन के आते हैं तो उस प्रत्यय को अपन को जैसे अलग दे दिया जाता है तो उसको शब्द बना के अपन को कैसे किस प्रकार से फिलअप्स रूप में लिखना है। ओनली शब्द ही नहीं लिखना है, ये आपका फिलअप्स दे रखा है, इसमें इस शब्द को फिल करते हुए कंप्लीट आपको लिखना है। जैसे कि गुरु खलिज का शिष्य सुखम लभते, तो सेव प्लस सानच, तो सेव मान जो होगा शब्द उसको आपको कंप्लीट इसको आंसर को लिखना है। ओनली उस शब्द को लिख के नहीं छोड़ देना है। क्वेश्चन संख्या भी अच्छे से आपको क्लियर लगानी, कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो वो संख्या लगा करके उसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है जो ये क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्य और रेखांकित पदेषु प्रकृतिम प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत। अब यहाँ तो आपको जो प्रत्यय है वो अलग करके लिखा है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, प्रत्यय को अलग करना है। यानी यहाँ तो अलग करके लिखा ऑलरेडी, ठीक है ना। जैसे अभी समास में अपन ने देखा था, संधि में भी देखा था कि एक शब्द आपका संधि विच्छेद करके दे दिया गया और एक शब्द शब्द बना के दे दिया गया, तो दोनों टाइप से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से प्रत्यय में भी ऐसा ही है, यहाँ आपको प्रत्यय अलग करके दे दिया गया है लेकिन यहाँ शब्द दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, प्रत्यय बनाना, मतलब अलग करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय, जैसे सामाजिक समास प्लस सामाजिक में कौन सा प्रत्यय वो भी अपन को देखना है, और गुणवान में कौन सा प्रत्यय वो भी अपन को देखना
है, ठीक है। यानी कहने का मतलब उस प्रत्यय को अलग करना है। और ये भी कितने किस्से में, तो 1 मार्क्स के हो गए, कुल टोटल मार्क्स हो गए 4, ठीक है। देन नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन संख्या 20। क्या कह रहा है कि अधोलिखित अष्टसु प्रश्नेषु कतिपयानि चत्वारि प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखतु। यानी ये जो क्वेश्चन दिए गए, कितने दिए गए क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से 4 ऐसे सेंटेंस है, मतलब क्वेश्चन है जिसका उत्तर अपन को लिखना है। और किस में लिखना है, 1 वर्ड में लिखना है, यानी चत्वारि प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत में, अब संस्कृत में ही लिखना है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कि क्वेश्चन को अपन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसका आंसर अपन को लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपके नहीं पढ़ के आपने डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के क्वेश्चन लिखना करना प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो आपको कंप्लीट आपने ऐसे सोच के कर दिया होगा कि अपन को कंप्लीट नहीं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन करने अपन को, उसके बाद में ही आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि 8 में से, यानी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 वर्ड के, उसमें से आपको कितने करने, ओनली 4 ही करने। ये भी अपन को ध्यान में आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से, और जो आंसर लिखते हैं उसको भी कंप्लीट लिखना है अपन को, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है कि अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत। यानी इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, हिंदी भाषा में आपको क्या करना है, अनुवाद लिखना है, ठीक है ना। अब ये गद्यांश दे दिया आपको, गद्यांश दे दिया, इस गद्यांश को पहले पढ़ना है कंप्लीट, उसके बाद में आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि गद्यांशस्य सप्रसंग, यानी पहले प्रसंग लिखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब अपन क्वेश्चन संख्या लगाएंगे 21, उसके बाद में लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग कहने का मतलब ये जो गद्यांश है कौन से चैप्टर से लिया गया है और कवि ने इस गद्यांश में क्या बात कही है, वो आपको ध्यान में रखते हुए देन उसके बाद में आपको क्या करना है, उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है। उसके बाद में ये है आपके 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में आपके है ये जैसे पूरा गद्यांश दे रखा अपन के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना, क्वेश्चन संख्या 22 ये कह रहा है गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोत। यानी अथवा में दे दिए जाएंगे, आपके 1 नहीं आएंगे 2 आएंगे, यानी अथवा में दे दिए जाएंगे। तो गद्यांश का कहने का मतलब 2 दिए जाएंगे अथवा में, उसमें से आपको जो इजी लगे वो गद्यांश आपको करना है, यानी उसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। और कैसे करना है, सप्रसंग करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी प्रसंग सहित करना है। पहले प्रसंग लिखना है, देन उसके बाद में आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपके 4 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद में है आपके ये गद्यांश है आपके, उसके बाद में देखो पद्यांश भी आएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 23 में गद्यांश यानी अधोलिखित पद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषाएं अनुवादम करत, कहने का मतलब श्लोक भी आपके अथवा में आएंगे, उसका भी आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। दोनों नहीं करने, अथवा में आएगा तो आपको एक ही करना है, उसका भी हिंदी अनुवाद सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग मतलब प्रसंग के सहित, ठीक है। कि पहले यानी क्वेश्चन संख्या लगा दीजिए, देन उसके बाद में आप लिख दीजिए प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे आप कौन से चैप्टर से लिया गया है, यानी कौन सी बुक से लिया गया है, उसके बाद में कौन से चैप्टर से लिया गया, यानी चैप्टर का नाम लिखना है, संख्या नहीं लिखनी है। उसके बाद में इस श्लोक में कवि ने क्या बात कही है वो आपको लिखना है। इसका मतलब हो जाएगा सप्रसंग व्याख्या, ठीक है। 2 श्लोक दिए गए, इसमें से आपको 1 ही करना है। उसके बाद में क्वेश्चन संख्या 24 में क्या दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। यानी पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए, ये गद्यांश दिया गया है, पहले आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद में इसके नीचे जितने भी जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उस क्वेश्चन को आपको इसी गद्यांश में से आंसर ढूंढ के लिखना है। यानी जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 4-5 जो भी क्वेश्चन दिए गए, वो सारे क्वेश्चन के जो आंसर होंगे आपके इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस गद्यांश को पहले अपन को पढ़ना है, यानी 1 बार पढ़ना है या 2 बार, पहले अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और उसके साथ में आपको क्वेश्चन भी देखते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और उत्तर उसका क्या होगा। और ये होगा आपके 5 मार्क्स का, ठीक है। अपठित गद्यांश यानी पठित्वा, अपठित गद्यांश होता है, यानी आपको इसको पहले पठित्वा पढ़ करके उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
ये देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य समीचीन शीर्षक लिखत, यानी पहले इस गद्यांश को पढ़ना है और इसका शीर्षक क्या होगा वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके आंसर दे सकेंगे। तो पहले गद्यांश को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद में जो भी इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे आपको आंसर देने हैं। ये कितने मार्क्स का हो गया? 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, अब ये जो दे रखे हैं वो भी अथवा में, यानी 2 आएंगे, उसमें से आपको एक करना है, ठीक है ना। जो आपको इजी लगे उसको आपको करना है और उसके आंसर भी उसी गद्यांश में से आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन संख्या 25। ये कह रहा है वैदिक साहित्य प्रमुखतया द्विविधम अस्ति। ये आपके और गद्यांश दे रखा है और इसमें से ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में से आपको क्या करना है? आंसर करने हैं। उसके बाद में ये 1 मार्क्स के जैसे दे रखे हैं, आपके अलग अलग करके किस प्रकार से आपको करना है वो आपके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है ना, कुल टोटल मार्क्स का जो है। उसके बाद में आपके हैं क्वेश्चन संख्या 26 क्या कह रहा है कि भवन आपकी जो एप्लीकेशन आती है, ठीक है ना, यानी प्रार्थना पत्र, चाहे वो छुट्टी का हो चाहे वो फीस माफ का हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या ये आप जो प्रार्थना पत्र दे रखा है उसमें से मतलब अथवा में दे रखा है, एक दे रखा है अपने विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव होता है यानी एनुअल फंक्शन जो होता है उसके ऊपर अपन को क्या करना है? लाइनें लिखनी है, रूप में लेटर के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है आपके 6 मार्क्स का है और क्या कह रहा है कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुरस्य 10वीं कक्षाया विद्यार्थी सुरेश भवतः पिता अति निर्धन, या निर्धन मतलब गरीब है, वो क्या नहीं जमा करवा सकते? शुल्क मुक्ति, यानी फीस नहीं जमा करा सकते हैं, उसके ऊपर फीस माफ के लिए आपको क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी कहने का मतलब कुल टोटल इसका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले अपन लिखते हैं सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य, उसके मतलब सीक्वेंस आपको ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को लिखना है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप इसके में भी ऑप्शन है आपको दिया हुआ कि देखो भवान गोविंद, अब इस क्वेश्चन में जो नाम लिखा है वही नाम आपको लिखना है। अगर नाम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में तो आप अपना नाम लिख सकते हो या अपने किसी साथी का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पत्र में आपको नाम ऑलरेडी दे रखा है तो आपको वही नाम उस उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। यानी कहने का मतलब अपने मन से भी कोई नाम आपको नहीं डालना। तो इसमें दिया भगवान गोविंद, यानी अपने आप को गोविंद समझते हुए क्या करना है? स्वीकीय मित्रम राजेंद्र प्रति स्वविद्यालय, यानी अपने मित्र राजेंद्र के प्रति अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव के ऊपर आपको क्या करना है? अधोलिखित पत्रम, यानी पत्र लिखना है कि अपने स्कूल में वार्षिक उत्सव यानी फंक्शन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, वो अपने मित्र को लेटर के रूप में लिखना है। तो इन दोनों में से यानी एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ये भी आपको ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। हो गया ना बहुत इजी? कहने का मतलब सब आपको ऑप्शन के रूप में मिल रहा है तो आपको जो इजी चीज़ लगे उसको आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर पुस्तिका में लिखते समय जो आंसर लिखना है वो आपको कंप्लीट लिखना है। ऐसा नहीं कि फिलअप्स रूप में दे दिया जाता है तो आप उस वर्ड फिलअप्स रूप में आए हैं वही लिखते नहीं, आंसर को आपको कंप्लीट लिखना है, चाहे वो स्टोरी हो चाहे वो फिलअप्स रूप में हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आंसर आपको क्या करना है? कंप्लीट लिखना। इसके बाद में क्या है? नेक्स्ट है ये देखो, ये आ गया ऐसे पेटेंट आएगा, ठीक है ना, किस प्रकार से फिलअप्स रूप में दिए जाएंगे। ये कह रहा है प्रिय मित्रम राजेंद्र नमस्ते, उसके बाद में देखो फिलअप्स। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि क्वेश्चन संख्या लिख दिए और नीचे जैसे जैसे फिलअप्स जो जितनी संख्या पे आए हैं वो आपको फिलअप्स उस रूप में नहीं, आपको एज इट इज पैटर्न ऐसे लिखना है और जो फिलअप्स रूप में आपके वर्ड आप फिल करोगे उसके नीचे डार्क अंडरलाइन कर दीजिए या फिर उसको डार्क पेन से आप उसको डार्क करके लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर जो चेक करने वाला होगा उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और जो चेक करेगा तो उसको अच्छे से देख सकेगा कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो आपको ये जो फिलअप्स रूप में दे रखा है तो इसको आपको कंप्लीट वापस आंसर में करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, मंजूषायाम उपयुक्त पदानि गृहीत्वा पिता पुत्र, यानी दो के बीच में संवाद वार्तालाप करना है, यानी पिता पुत्र के बीच में भी हो सकता है, माता पुत्र के बीच में भी हो सकता है, दो मित्रों के बीच में भी संवाद हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब अपन बातचीत करते हैं वार्तालाप करते हैं ना, तो उनके बारे में अपन को लिखना है। ये भी आपको किस रूप में मिलेगा? फिलअप्स रूप में मिलेगा।
और ऊपर देखो बॉक्स दिया हुआ है, ये शब्द, ठीक है ना, बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, इन शब्दों को यूज करते हुए आपको इस फिलिप्स को क्या करना है, फिल करना है। कितना इजी काम है ना, हो गया ना इजी। अब इजी है तो इजी में भी अपन को और इजी करना है। क्या इजी करना है, कहने का मतलब है कि फिलिप्स वाले वर्ड ही नहीं लिखने अपन को, यानी इसको कंप्लीट लिख करके आपको वापस अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब जो भी ये संवाद के रूप में दिया गया है, पिता और पुत्र की बातचीत हो रही है, तो आप पहले पिता का सेंटेंस है तो पिता का सेंटेंस लिख करके उसमें जो भी आपका इस बॉक्स में से जो शब्द आ रहा है उस शब्द को लिख लीजिए, देन उसके नीचे रेखांकित पद कर दीजिए और पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना, ये देखो ये दे रखा है, और मतलब ये भी अथवा के रूप में, कितना इजी काम है। दो सब जो सारी, कहने का मतलब है जो सारी चीज़ें अपन को मिल रही है वो अथवा के रूप में मिल रही है, और जो अपन को चीज़ इजी लगे यानी सरल लगे उसका आंसर अपन को लिख देना है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और जब एग्जाम होवे तब उसको आप अच्छे से अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देना है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो काम है अपना वो करना है और अपन के जो परसेंटेज है उसमें आप इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को करना है, कहने का मतलब जो फिलिप्स रूप में आते हैं उसको भी अपन को कंप्लीट करना है, और जो शब्द होते हैं वो आपको ऐसे कंप्लीट लिखना है। ऐसे नहीं कि आप जैसे फिलिप्स रूप में जो शब्द आए उसको लिख करके छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे काम नहीं करना है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है अपना, सॉरी सेकंड लास्ट है, प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु केषांचन षड् वाक्यानां संस्कृत भाषायां, अब क्या करना है, हिंदी सेंटेंस दे रखे हैं, ठीक है ना। भाषा तो संस्कृत है लेकिन हिंदी आ गई, अब हिंदी आ गई तो उसकी संस्कृत भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज पुराने टाइम में अपन की संस्कृत थी, तो हिंदी से क्या करना, अपन को संस्कृत बनाना है, यानी सेंटेंस जो आएगी उसके हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। अब ये सारे जो सेंटेंस आएंगे इन सारा में से नहीं करना है, कहने का मतलब इसमें पूछा है षड् वाक्य, यानी 6 वाक्य ही जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे उन 6 वाक्यों को ही आपको संस्कृत में लिखना है, बाकी सबको नहीं लिखना है। और ये भी आपके 1 1 1 1 करके 6 मार्क्स के, यानी 6 सेंटेंस, और मार्क्स भी कितने, 6, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कितना इजी काम हो गया। कहने का मतलब हर चीज़ में अपन को ऑप्शन मिल रहा है कि ये आपसे नहीं हो रहा था आप ये कीजिए, आपसे ये नहीं हो रहा था ये काम कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, इन हिंदी सेंटेंस को पढ़ना है। मैंने कारक प्रकरण बताया कि कारक प्रकरण जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कहने का मतलब अब जब अपन हिंदी सेंटेंस से संस्कृत बनाएंगे, यहाँ पे भी अपना जो कारक प्रकरण होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब इसमें जो चिन्ह लगे होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन हिंदी सेंटेंस से संस्कृत बनाएंगे, तो उसमें अपन के कारक प्रकरण जो होता है वो अपने काम में आएगा, और उसको काम में लेते हुए इन हिंदी सेंटेंस को क्या करना है, संस्कृत में बनाना है, ठीक है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन संख्या 28, ठीक है। और इसमें से यानी ये जितने सेंटेंस दे रहे थे इसमें ओनली फॉर 6, यानी कहने का मतलब टोटल मिला के ये है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में जो ये चीज़ है उसको सॉल्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये जो पेपर का पैटर्न था, ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से आपको पैटर्न करना है, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।